तो इटालियन मोंज़ा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और हमारे रेड बुल के मैक्स वर्स्टापन ने इसे अपने नाम कर लिया और बने हैं वो पहले ड्राइवर 2019 के बाद जिन्होंने पोल पोजीशन से इस पोडियम को हासिल करा और नंबर 1 फिनिश करके इटालियन ग्रांड प्रिक्स अपने नाम किया। लेकिन क्या ये मैक्स वर्स्टापन के लिए ईजी रेस थी? देखने वालों को लगेगा कि हाँ 19 सेकंड की लीड थी, काफ़ी कंफर्टेबली वो जीते, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके टायर फटे, उनके साथ और भी कई चीज़ें थी, जैसे कि पहला जब टर्न था तो उन्होंने बड़ी चालाकी से ऑस्कर पियास्त्री को घास में ढकेलने की कोशिश करी थी, लेकिन उन पर पेनल्टी लगी और उन्हें पोजीशन स्वैप करनी पड़ी थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मैकलैरेन और रेड बुल दोनों की यही स्ट्रेटेजी थी कि कौन पहले पिट स्टॉप लेगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 40 लैप्स या 38 या ऐसा समथिंग लैप्स तक किसी ने भी पिट स्टॉप नहीं लिया था, ना मैकलैरेन ने ना रेड बुल ने। दोनों लगे थे पहले आप में, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो सिर्फ 5 से 6 सेकंड का था। ऐसे में वो जानते थे कि जो भी पहले पिट स्टॉप लेगा उसको अपना डिफरेंस खोना पड़ेगा और हो सकता है कि वहीं पे रेस का नतीजा निकल जाए। लेकिन ऐसे में रेड बुल ने रिस्क लिया और मैक्स वर्स्टापन ने बॉक्स किया और उनका पिट स्टॉप कहे तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्पीड वाला था, जिस वजह से उनकी जो लीड थी हाँ वो ख़त्म हुई, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। वहीं अगर हम मैकलैरेन की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी कुछ घपला हुआ, क्योंकि ऑस्कर पियास्त्री का पिट स्टॉप तो सिर्फ 1.9 सेकंड में हो गया, लेकिन जब लैंडो नॉरिस आए थे पिट स्टॉप लेने तो वहाँ पे एक चूक होती है। चूक हुई वर्कर से जो एक पेच लगाना भूल गए, जिस वजह से लैंडो नॉरिस को 4 सेकंड का वेट करना पड़ा और उनका पिट स्टॉप 4.9 सेकंड में ख़त्म हुआ, जो कि वहीं डिसाइड कर चुका था कि अब मैक्स वर्स्टापन इस रेस को जीतने वाले हैं। हालांकि उसके बाद मैकलैरेन ने कंट्रोवर्शियल स्वैप पोजीशन करी, जिसमें ऑस्कर पियास्त्री P2 पे थे, लेकिन उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया कि लैंडो नॉरिस के साथ जो पिट स्टॉप में हुआ है उसके बाद उन्हें P2 वापस मिलना चाहिए। ऐसे में ऑस्कर पियास्त्री काइंड हार्टेड होते हुए भी P3 चले जाते हैं और लैंडो नॉरिस को P2 दे देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि वो सही नहीं था मैकलैरेन की तरफ से। एज आप कह सकते हैं कंपनसेशन के लिए, अपनी गलती के लिए ठीक था, लेकिन आप किसी दूसरे की पोजीशन नहीं ले सकते। वहीं अगर हम ऑस्कर पियास्त्री की बात करें तो उन्होंने भी पोजीशन दे दी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी पता था कि अब जो ड्राइवर चैंपियनशिप है वो 34 नहीं बल्कि 31 पॉइंट्स का डिफरेंस रह जाएगा उनके और लैंडो नॉरिस के बीच में, जो कि आने वाले ग्रैंड प्रिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। उसके अलावा अगर हम इसके इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो फरारी की जो परफॉर्मेंस थी उससे काफ़ी सबको लोगों को उम्मीद थी कि वो पोडियम फिनिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चार्ल्स लेक्लेर्क ने P4 और लुइस हैमिल्टन ने P6 ख़त्म करा। लुइस हैमिल्टन को तो ऑलरेडी 5 ग्रिड की पेनल्टी थी, इसलिए हम उनकी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन चार्ल्स लेक्लेर्क की बात करें तो चार्ल्स लेक्लेर्क का पोडियम ख़त्म करना बनता था। हाँ मैकलैरेन के पास जो सुपर कार्स है उसको बीट कर पाना आसान नहीं था, इवन रेड बुल के लिए भी, लेकिन इटालियन मोंज़ा, टिफोसी एंड आपका घर का ट्रैक, घर की गाड़ी, तो ऐसे में पोडियम फिनिश करना बनता था। लेकिन एक और बार इस वीकेंड पे फरारी के फैंस को सिर्फ निराशा हाथ लगी। वहीं अगर हम कार्लोस साइंस की बात करें तो उन्हें भी पेनल्टी मिली, हालांकि उनकी गलती नहीं थी, सामने वाली गाड़ी ने टक्कर मारी थी, लेकिन FIA ने कंक्लूड करा कि उनकी गलती थी, जिस वजह से उन्हें भी पिट स्टॉप वगैरह पे पेनल्टी मिली और वो उनकी भी परफॉर्मेंस ख़राब हुई। अगर हम हल्कनबर्ग की बात करें तो हल्कनबर्ग की तो जो फॉर्मेशन लैप होता है उसमें ही गाड़ी का सस्पेंशन ख़राब हो गया था, जिस वजह से वो रेस ही नहीं कर पाए। तो ये एक DNS था, कार्लोस सेंस का DNF था, और ये मैक्स वर्स्टापन का पोडियम था जो कि इटालियन मोंज़ा को कंप्लीट करता है। अब अगर हम आगे की बात करें तो अब 21 सितंबर को अज़रबैजान GP होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसका ट्रैक, उसका सर्किट आसान नहीं है। वहाँ पर रेड बुल हो, मैकलैरेन हो या फरारी हो, सबको दिक्कत आएगी। ऐसे में देखना होगा कि क्या ड्राइवर स्टैंडिंग में कुछ हेर फेर होता है, या एक और बार मैकलैरेन अपने साथ ले जाता है 25 एंड 18 पॉइंट्स, या फिर मैक्स वर्स्टापन जैसे इटालियन मोंज़ा में सबको सरप्राइज़ करा वैसे ही अज़रबैजान GP में भी सबको सरप्राइज़ करते हैं। बाकी अगर तुम F1 व्यूअर हो और तुम्हें हिंदी कंटेंट चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूं कि हिंदी कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। ऐसे में मैंने एक चैनल शुरू करा है बिल्कुल ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ कि तुम लोगों को कम से कम एक हिंदी कंटेंट क्रिएटर मिले। ऐसे में अगर तुम चाहते हो कि F1 से रिलेटेड हिंदी कंटेंट, हिंदी अपडेट्स, हिंदी न्यूज़ और कुछ फ़नी मूवमेंट्स तुम्हें F1 की मिलते रहे, तो F1 हिंदी शो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।